ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक दिन डाउट सेशन रहेगा, वो हम डेट दे देंगे आपको, ठीक है। उस दिन कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से देंगे, कुछ आप अपनी तरफ से बना के आइएगा, कोई डाउट होगी तो डिस्कस करेंगे उसमें, वो एक दिन रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम स्टडी कर रहे हैं ये स्टैटिक करेंगे और इसका डायनेमिक्स पार्ट देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक मतलब फ्लूइड किस में रहेगा, स्टैटिक रहेगा, और डायनेमिक्स में जिसमें फ्लूइड मोशन कर रहा होगा, ठीक है। फ्लूइड के पास एक्सेलरेशन होगा। फ्लूइड के पास एक्सेलरेशन देखे हैं आप लोग? हाँ, फ्लूइड के पास एक्सेलरेशन होता है, देखे हैं कभी? किस कलर का होता है? हाँ, व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फ्लूइड के पास एक्सेलरेशन किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का, पिंक होता है। सबसे पहले बताइए फ्लूइड कहते किसको कहें? फ्लूइड वेरी एकदम बेसिक जवाब होगा, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। क्या इंटरनल फोर्सेस, क्या ड्यू टू इंटरनल फोर्स, क्या है? तो लिक्विड तो तुम बोल ही दी, तो सिर्फ लिक्विड थोड़ी ना होता है। हाँ, तो फ्लूइड को इस तरह से डिफाइन करना है कि लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। हाँ, होगा ना? तो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलिए। फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, तो बोलो, 11th पढ़ी हो ना तुम? नहीं, सब लोग का हाल एक ही है। कोई बता सकता है आप लोग में से फ्लूइड किसे कहेंगे हम लोग? नहीं। हाँ, the substance which doesn't have any shape and size, और बोलो, बोलो थोड़ा बताओ, थोड़ा हम समझे। The substance is called fluid and the phenomena is called fluidity, and the phenomena is called fluidity, and the phenomena is called fluidity. This particular, अगले पॉइंट में लिखिए, this particular property is found, this particular property is found in, this particular property is found in liquid and gaseous substance, liquid and gaseous substance. Because this substance does not offer, because this substance do not offer shear stress, do not offer shear stress, while shear force
is applied, while shear force is applied, while shear force is applied. समझ गए? यदि आपसे कभी पूछा गया और आपने ये जवाब लिख दिया तो सामने वाला समझेगा कि हाँ आपने बहुत ढंग से और अच्छा स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। मतलब एनसीईआरटी भी अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन उसमें इस लेवल पे नहीं दिया हुआ है। इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग टच हम दे दिए हैं आप लोग को, थोड़ा सा इंजीनियरिंग का इसमें कॉन्सेप्ट हल्का सा हम डाले हैं। ठीक है, अब आइए आगे, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम प्रेशर को समझें, क्योंकि बिना प्रेशर के कुछ नहीं होगा। क्या लगता है आपको? हाँ, प्रेशर के बिना कुछ होगा? आप जब तक प्रेशर में नहीं आएंगे काम करेंगे? हाँ, कोई स्टूडेंट हमको आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि सर मेरा पढ़ना पैशन है। कोई स्टूडेंट नहीं मिला। सब स्टूडेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही कहते हैं सर मजबूरी है। और मजबूरी का नाम हाँ, मेरा मेरा पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ हमको मजबूरी लगता, मजबूरी नहीं लगता था, लेकिन स्कूल जाना बहुत बड़ा मजबूरी लगता था। नहीं, स्कूल जाना अलग बात है, सेल्फ अपने खुद से पढ़ना अलग बात है। स्कूल जाना हमको मजबूरी लगता था क्योंकि स्कूल का सिस्टम इस तरह का था, इंग्लिश के टीचर बहुत मारते थे और पढ़ाते थे नहीं। ठीक है, और पढ़ाते थे नहीं तो हम पढ़ नहीं पाते थे, और होमवर्क नहीं बनाने पर पीटते थे। आ? क्या बेचारा को छोड़ दो, बेचारा वो अपना पॉइंट बना रहा था। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर, आइए देखिए यहाँ पर। फिर हम अपने मुताबिक पढ़े, अपने मुताबिक पढ़े तो मजा आया, जब मजा आया तो फिर हम उसको एंजॉय किए। ठीक है, हाँ, लेकिन आप लोग जैसी स्थिति नहीं थी, हम कल वाला पढ़ के आते थे। क्या बोली? नहीं, वो स्कूल में तो पिटाई खूब खाए हैं। स्कूल के बाद, 10th के बाद अचानक बल्ब जला, नहीं होता है एक से। स्कूल के बाद की बात कर रहे हैं। स्कूल टाइम तो खूब पिटाई खाए, गणित के टीचर अलग पीट रहे हैं, हिंदी के टीचर अलग पीट रहे हैं, अंग्रेजी के टीचर अलग पीट रहे हैं, सब पीटने में लगा हुआ है। पीछे बैठते थे और मेरे साथ 3-4 और दोस्त थे वो मतलब गहरे दोस्त थे, पिटाई सबकी होती थी एक साथ। आगे वाले बच्चों की पिटाई नहीं होती थी, पीछे वालों की तो पिटाई होती ही थी। तो सब लोग, हम 4-5 दोस्त थे तो बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। क्यों? क्योंकि वो भी पिटा है, वो थोड़ी ना चिढ़ाएगा हमको जाकर के, रास्ता में थोड़ी चिढ़ाएगा कि हाँ देखो, हाँ ये हो सकता है कि आज एक हाथ कम लगा तुमको यही होगा, और क्या। पीटते सब थे। और उसके बाद हमारे एक मतलब लोग आते हैं ना, हमारे पीटी के टीचर प्रकट होते थे, सीधे प्रकट हो गए और प्रकट होते थे। और उसके बाद वो जो क्लास कोई खाली रह गया ना तो वो उसमें चले जाते थे। मतलब वो ऐसे सब्स्टिट्यूट आदमी थे कि उनके बारे में प्रिंसिपल मैम ने ऐसा माहौल बना दिया था कि ऑलराउंडर हैं ये, पीटी के अलावा सब सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। है ये पीटी टीचर? तो कोई टीचर नहीं है तो वो चले गए। हाँ जी, पूछ। अब पूरा क्लास पूरे मतलब लगभग समझिए कि 2-3 महीना बीत गया, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई हुआ है उनको कोई मतलब नहीं है। उनको पूछना वही है जो उनको उस सब्जेक्ट में आता है, और आपके जवाब से भी आपको उसको कोई मतलब नहीं है। वो उस तरह के गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग है ना, जैसे दादाजी लोग उम्र के जो लोग हैं, वो गांव में क्या करते हैं कि आपको बुलाएंगे, ऐसे बुलाएंगे, ए दिनेश इधर आओ, दिनेश इधर आओ, और उसके बाद चले जाएंगे अपने, वो अपने आप चले जाएंगे। आप दिनेश खोज रहा है दादाजी को, ऐसा होता है। वो मतलब वो ये चीज को बहुत मतलब मामूली समझते हैं, इसको बुलाए तो ये अपना खोजेगा हमको, होता है ऐसे गाँव में। वो पीटी टीचर हमारे वैसे ही थे, क्वेश्चन पूछा उसका दूसरे बच्चे से बात कर रहे हो। अब मैंने सही बोला या गलत बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, अचानक बात करते हो, हाँ हाँ बोलो, तो बोल तो दिए सर, अब फिर से दोबारा बोलो, दोबारा सुने, और उनके मुताबिक वो चीज नहीं हुआ तो गलत है। नहीं समझे? यदि उनके मुताबिक वो जो जवाब दिया है उनके मुताबिक नहीं है तो वो गलत है।
मतलब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हाँ हो सकता है कि तुम सही हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाल पकड़ के दे दिए। अब मेरे बगल वाला अब सोच रहा है कि ये तो जवाब सही दिया है तब पिटा रहा है, अब हम क्या जवाब दें। क्योंकि वो मेरे से बात कर लिया था, जब सर बात कर रहे थे तो मेरे से बात कर लिया था, उसका भी यही जवाब होने वाला था। वो उस तरह का अपने आप को ना उस तरह का चिकन समझ रहा है कि एक चिकन हलाल हो गया, अब मिली बारी है। अब वो झांक के देख रहा है कि उसको हल्का सा काटा गया, पूरा काटा गया, वो ध्यान से बेचारा उसका देह थर थर हो रहा है। उसके बाद वो टीचर क्या बोलते थे, छड़ी लेके आते थे, ठीक है, छड़ी से पिटाए तो जितना दूर लगा उतना दूर एकदम हाथ गर्म, बाकी सब तरफ ठंडा है, उतना उस लाइन पे हाथ गर्म है एकदम। और यही सब करते करते क्लास खत्म। और यही यही होता भी था। ढंग से पढ़ा देते कोई टीचर तो बात कुछ और होती, लेकिन यही करते करते, इसलिए स्कूल हमको पसंद। आप लोग स्कूल में हो सकता है कि पिटाई नहीं होता हो, हाँ, जितने भी पैसे वाले स्कूल है उसमें पढ़ाई, उसमें पिटाई नहीं होती। जो पैसे वाले, कम पैसे वाले स्कूल है उसमें पिटाई होती है। मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बोल रहे हैं। हाँ, सरकारी स्कूल में चले जाइए, बाप रे, टीचर लग रहे हैं ना, मतलब बच्चे को उठा के पटक नहीं देना है, वो टीचर फेंक देना ऐसे बाहर, ऐसे खिड़की तो होता नहीं उसमें, और आगे स्कूल बड़ा होता है ना, आगे घास भी लगा हुआ है। इस बच्चा एंजॉय कर रहा है। बाहर फेंका गया, वो आराम से बाहर जाके उधर दोस्तों के साथ खेल रहा है। हाँ, अब वो वेट कर रहा है कि अभी तक नरेश को फेंका नहीं गया। उसने जवाब दे दिया क्या। आइए, चलो इधर देखो, फोकस करो। मेरा कहना है कि पढ़ाई अपने शर्त पे हो, ठीक है, अपने शर्त पे हो। कोई तो आके पूछे कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है, तुम क्यों नहीं इंग्लिश में जवाब दे पा रहे हो, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो, जहां कहां हैज लगाना है वहां हैड क्यों लगा दिए, कोई तो पूछे आकर, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, हेडिंग दीजिए। क्या जी, तुम्हारे बारे में अनमोल रतन, क्या कुछ नहीं बोले हो, लिख पा रहे हो, ठीक है, कंफर्टेबल हो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, आइए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर पे ध्यान देते हैं। प्रेशर में खासियत क्या है, आप ध्यान से यहां सब लोग देखिए, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। पहले भी डिस्कशन किए हैं, फिर से कर रहे हैं हम लोग। एक सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस का एरिया मान लीजिए ए है, ए। तो अब इस सरफेस पर एक फोर्स लगेगा, मान लीजिए इस तरह से एक सरफेस है, तो इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन से, तो ये फोर्स लगा एफ। तो ये, अब हम बात करेंगे प्रेशर का, तो लिखेंगे प्रेशर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, स्केलर है, ये डिपेंड तो करता है फोर्स पर, करता है कि नहीं, ये कुछ उस तरह से है क्या, ये कहीं देखे हैं उसी तरह, ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है ये, तो ये वेक्टर होना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ हाँ सही है। आइए देखिए यहां पर, उसको भूल जाइए, ऐसा सिमिलर रिलेशन, इसका मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर हो जाएगा। एक्चुअली प्रेशर वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा डायरेक्शन है, ठीक है। जब ये जो सरफेस पर जब एक्ट करेगा फोर्स, तो 2 डायमेंशंस में एक्ट करेगा ना, क्योंकि सरफेस के पास 2 डायमेंशंस होंगे, तो 2 डायमेंशंस पे एक्ट करेगा। और जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन एक से ज्यादा हो गया तो वो वेक्टर नहीं रहेगा, वेक्टर का डायरेक्शन एक होना चाहिए।
तो ऐसे हम लोग काउंट करते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर आप आगे जाकर पढ़ेंगे, टेंसर क्वांटिटी होता है यदि 0 डिग्री टेंसर है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक। 1 डिग्री टेंसर है तो उसको बोलते हैं वेक्टर, और यदि 2 डिग्री टेंसर है तो 2 डिग्री टेंसर बोलेंगे, एग्जाम्पल होगा उसका क्या, प्रेशर, ठीक है। तो उसको डिटेल में नहीं जाना, ये ऐसा क्यों होता है आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर जो भी हमको लेना है परपेंडिकुलर फोर्स लेना है, तो F बाई ए, सपोज ये फोर्स 30 न्यूटन का है और एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर 30 बाई 2, तो P बराबर क्या आएगा 15, तो यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। मान लीजिए इसी केस में कोई हम अलग से दूसरा डायग्राम ले लें, मान लीजिए कि ये अलग हमारा एक एरिया है और इसमें एक फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स इस सरफेस से 90 डिग्री पे नहीं लग रहा है, सरफेस से कुछ एंगल पे लग रहा है, ठीक है। ये उसका वर्टिकल लाइन हो गया, ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा बना रहा है, एफ बराबर 30 न्यूटन है और ये थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब इस फोर्स को हम एक कंपोनेंट लेंगे, ये होगा कौन सा एफ, जो कि सरफेस से क्या है पैरेलल है, जो शियर फोर्स लगाएगा, और ये एफ पैरेलल बराबर कितना होगा एफ कॉस 30, ठीक है। तो एफ कॉस 30 मतलब कितना 30 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये कैंसिल हुआ 15, यानी कि 15√3 उसका न्यूटन फोर्स होगा। एक फोर्स इसका वर्टिकल कंपोनेंट में आएगा जिसको हम एफ परपेंडिकुलर बोलेंगे, और वो कितना होगा एफ साइन 30, तो यहां कितना है ये 30 इंटू 1/2, तो ये कितना आया 15 न्यूटन। यदि हमको इसका एरिया ए बराबर 4 मीटर स्क्वायर है तो हमको प्रेशर निकालना है, तो एफ परपेंडिकुलर बाई ए, तो एफ परपेंडिकुलर क्या लेंगे 15/4, दैट इज इक्वल टू कितना, कितना आएगा ये करके बताइए 3 पॉइंट कितना 7.5, तो 3.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हैं कुछ। और ये जो पैरेलल फोर्स है ये क्या करेगा सरफेस को शेयर आउट करने की कोशिश करेगा, और यदि ये फोर्स सफिशिएंट है तो शेयर आउट करने की कोशिश करेगा और वो सरफेस ऐसे टर्न कर जाएगा, जो हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम कोई सरफेस के ऊपर प्रेशर ले रहे हैं तो फोर्स हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर काउंट करना है, यानी प्रेशर इज जनरली कंसिडर्ड एज ए फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज रॉन्ग। हम क्या कहेंगे प्रेशर इज कंसिडर्ड एज ए परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है और उसका जो एरिया है उससे हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एक हमारे पास जार है, वाटर जार है, उसमें पूरी तरह से पानी फिलअप किया हुआ है, ठीक है, और वाटर फिलअप किया हुआ है, ये सर्कुलर जार होगा, आप टॉप से देखेंगे तो सर्कल नजर आएगा, फ्रंट से देखने पर आपको यू शेप नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि इस यहां पर इसका जो यहां पर जो सरफेस है उस पर फोर्स लगेगा ना, ये वाटर सरफेस फोर्स लगाएगा, इस वाले सरफेस पे इधर फोर्स लगाएगा वाटर, और बॉटम वाले सरफेस पे आप हमेशा देखिए कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर प्रेशर की बात कर रहे हैं। यानी प्रेशर जब भी एक्ट करेगा तो P बराबर क्या होगा F परपेंडिकुलर बाई एरिया लेंगे, और ये एरिया आगे जाकर आप समझेंगे प्रोजेक्टेड एरिया होता है, प्रोजेक्टेड एरिया आगे जाकर के आप इसको पढ़िएगा, फिलहाल के लिए आप समझिए एरिया, ठीक है, आगे जाकर प्रोजेक्टेड एरिया। और जब हम लोग आएंगे 12th में तो एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करने लगेगा,
ठीक है, वहां से हम लोग गॉस लॉ को डिफाइन करेंगे, गॉस लॉ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको ड्रॉ कीजिए और प्रेशर के बारे में ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी कोई डाउट है मन में? हो गया? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। देखिए यहां पर अभी सिर्फ देखना है, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप उसको समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट। पी नॉट मतलब पी एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वो ये वो प्रेशर है जो हम लोग फील करते हैं। ठीक है, हम लोग चूंकि बचपन से जन्म से देखते आ रहे हैं, मतलब फील करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को अलग से नहीं होता। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम खास करके कहा, यदि कोई भी आदमी या कोई एस्ट्रोनॉट जब से इसमें स्पेस में जाएगा तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, तो वो फील करेगा। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सराउंडिंग हमारे ऊपर लगा रहा है, हमारे ऊपर मतलब कोई भी सिस्टम के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स या प्रेशर लग रहा है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है? 1 ATM कितना होता है? 1.0123325 होता है ना, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये, यानी कि 1 बार कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं ना। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के बराबर होगा। ठीक है, इतना प्रेशर हम लोग फील करते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पर हम लोग डेटम लाइन बनाते हैं। ये डेटम लाइन क्या बोलते हैं? डेटम लाइन और जीरो प्रेशर। यहां पर प्रेशर क्या है? जीरो है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहां पर, इस जगह पर पॉइंट है कोई, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं हम 1, और सपोज यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं 2। ठीक है, तो यदि डेटा लाइन से इस प्रेशर को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा पी एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर। जिस प्रेशर को हम मेजर कर रहे हैं उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, जहां भी जिस पॉइंट पे भी हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, और पी एब्सोल्यूट शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये पॉइंट ऊपर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ऊपर है उतना हम बोलेंगे पी गेज, यानी गेज प्रेशर। समझ गए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यदि वो पॉइंट ऊपर होगा, कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट को हम मेजर कर रहे हैं, और वो पॉइंट को डेटम लाइन से हम जब मेजर करेंगे तो हम उसको, जहां चूंकि हम मेजर कर रहे हैं वहां पर, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। और एब्सोल्यूट प्रेशर हम हमेशा मेजर कहां से करेंगे? डेटम लाइन से करेंगे। ठीक है, हमेशा मेजर डेटम लाइन से करेंगे। यदि वो पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है, जैसे मान लीजिए सपोज करें इस पॉइंट का प्रेशर जो है पी है 2.5 बार है, तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है ये? तो ये ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है ये। ठीक है, इसीलिए ये गेज प्रेशर के टर्म में आ जाएगा। गेज प्रेशर में कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए। क्या इसको देख करके हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं इस तरह से, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? रिकॉर्ड हो रहा है ना? तो आप यहां पर देखिए, एब्सोल्यूट हमको 1 पॉइंट पे मिला ना, तो 1 पॉइंट
पर जो प्रेशर मिला वो कैसे मिला? पहले हम कहां से, डेटम लाइन से गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और फिर गेज प्रेशर उसमें ऐड कर दिए तो हमको टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज P gauge is equal to P absolute माइनस P atmospheric। इसका मतलब है कि हमको गेज प्रेशर को निकालना होगा। यदि हमें गेज प्रेशर निकालना होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर जहां हम मेजर कर रहे हैं, ये द पॉइंट, द प्रेशर ऑफ द पॉइंट, उसको हम लोग क्या मानेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। किस पॉइंट पे हम ले रहे हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग। तो गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर कहलाएगा। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब आगे आइए, मान लीजिए कि पॉइंट हमारा 2 है, तो पॉइंट 2 है तो इसका मेजरमेंट यहां से होगा, तो ये क्या बनेगा, अभी ये प्रेशर तो P एब्सोल्यूट होगा ना, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा ना। अच्छा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे का प्रेशर होता है, वैक्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो यदि हमको लिखना होगा P एब्सोल्यूट, तो P एब्सोल्यूट हम कैसे लिखेंगे, P एटमॉस्फेरिक, P ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि हमको दिस इंप्लाइज P वैक्यूम लिखना हो, इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, P एटमॉस्फेरिक माइनस P एब्सोल्यूट। तो ये एक हमारे पास और रिलेशन आया। बेसिकली हम कितने तरह का यहां प्रेशर देख रहे हैं, एक जो एब्सोल्यूट प्रेशर है जहां मेजर कर रहे हैं, उसके बाद एक गेज प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, और एक प्रेशर और बच गया जिसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोले। वैक्यूम प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ठीक है, जैसे वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर जो हम लोग देखते हैं उसमें जो वहां पर इनलेट होता है जहां से एयर इंटर करता है, तो वो उसके सराउंडिंग में जो भी डस्ट होता है वो एयर के साथ इंटर कर जाता है वैक्यूम क्लीनर में। जो कि वैक्यूम क्लीनर में जो प्रेशर है वो सराउंडिंग के प्रेशर से कम है, और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में जाता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चूंकि कम प्रेशर है वैक्यूम क्लीनर का, इसीलिए वो एयर को अपनी ओर खींच रहा है। अब बात करें गेज प्रेशर का, तो गेज प्रेशर जो हम लोग साइकिल के टायर में हम लोग फिलअप करते हैं, या कार के टायर में, बाइक के टायर में फिलअप होता है, उसमें हम लोग फिल करते हैं और उसमें एक्सटर्नल हम फोर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर के फ्लो करने की टेंडेंसी किधर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ट्यूब के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो नेचुरली क्या होगा कि ट्यूब से प्रेशर निकलेगा, यानी एयर बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर के लिए। क्यों? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा ना। तो आप जब वल्व को ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो वल्व से जैसे ही एयर निकलेगा, ऑब्वियसली निकलना चाहिए, वो गेज प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जा रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना होगा उसको। ठीक है, और वैक्यूम क्लीनर में क्या हो रहा है, ऑलरेडी वो लो प्रेशर पर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर खींच रहा है वो। ठीक है, अब ये चीज उसमें ही फॉलो होता है, लेकिन हम लोग फिलअप क्यों करते हैं, हम एयर उसमें क्यों फिलअप कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे उसको ले जाना है। समझ गए? जैसे सिमिलरली, जैसे हमारा मान लीजिए कि 2 फ्लोर का घर है, उस पर वाटर टैंक है, तो हम यहां नीचे मोटर रखते हैं, जो हाइड्रोलिक मोटर होता है वो क्या करता है, वो पंप वो पानी को लिफ्ट करा करके ऊपर टैंक पे ले जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर का फ्लो किधर होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ना कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। यदि वाटर नेचुरली कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो। तो जब हमको ऊपर से पानी नीचे लाना है तो हमें कोई पंप की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाइप का कनेक्शन दे दिया, वाटर फ्लो करे जाएगा। लेकिन अब टैंक में पानी फिलअप करना है, क्योंकि लो प्रेशर से या लो पोटेंशियल से हमको हाई पोटेंशियल पे जाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है। लो पोटेंशियल से पानी का हाई पोटेंशियल जाना नेचुरल फिनोमेना नहीं है, इसलिए हमको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। उसी तरह जहां पर हम लोग
कार के टायर में हवा फिलअप करते हैं तो वहां पर मशीन होता है, मशीन को प्रेस, वो जैसे ही उसे प्रेस करता है मशीन कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करके एयर को उस ट्यूब में डालता है। क्यों? क्योंकि ट्यूब से एयर निकलना नेचुरल फिनोमिना है, एटमॉस्फेयर से एयर उस ट्यूब में जाना नेचुरल फिनोमिना नहीं है। इसीलिए जब भी नेचुरल फिनोमिना के अगेंस्ट काम करना होगा हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? आप खुद सोचिए, आप सीढ़ी से ऊपर आते समय कंफर्टेबल फील करते हैं कि सीढ़ी से नीचे उतरते समय कंफर्टेबल? कभी कभी तो आप 2-3 सीढ़ी फान भी जाते हैं। नहीं, वो जब कुछ अच्छा मार्क्स आ जाता है तो कभी ऐसा होता है? नहीं। हाँ, जब कहीं मतलब जाना हो, कहीं घूमने जाना हो तो खुश रहते हैं आप। ठीक है, तो उस समय नेचुरल फिनोमेना है, आप क्या कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पे जा रहे हैं तो आप रिलैक्स हैं, लेकिन आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब नीचे से ऊपर आना होता है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको मतलब तकलीफ होती है, सांस फूलता है। होता है कि नहीं होता है? सांस फूलता है? फूलता है ना? कितना महसूस किए हो? हार्ट बीट ऊपर चढ़ने के बाद कितना हो जाता है? मेजर नहीं किए हो, फील किए हो कितना हो जाता है? पूछ तो वही रहा है, अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा फिजिक्स वाले मास्टर को देखने के बाद अभी नॉर्मल है ना? चलिए ठीक, समझ गए इसको? कोई डाउट है तो बोलिए। ये सिंपल लाइन में लिखा होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा डायग्राम से दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। डायग्राम आपको बना रहेगा, आपको क्लियर नजर आएगा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इससे ऊपर चले गए तो गेज, इसके नीचे आ गए तो वैक्यूम। ठीक है, अब जीरो हम लोग नहीं जाते, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। कभी ऐसा हो सकता है कि सर इसके नीचे क्या होगा, अभी नहीं पढ़ना हम लोग को वो चीज, हम लोग को इसी रेंज में रहना है। ठीक है, इसी रेंज में रहिए ना, यही आपका दिमाग खराब कर देगा। आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर वैक्यूम होना चाहिए, कि यहाँ पर एब्सोल्यूट होना चाहिए, कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, गेज होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे तब जाके क्लियर होगा। समझ गए? लेकिन अभी माइंड में ये होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जब भी हम पॉइंट लेंगे तो वो वैक्यूम प्रेशर होगा। ठीक है, राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। चलिए देखिए, यहां पर पहला प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं और फ्लूइड डेंसिटी। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए यहां पर फ्लूइड डेंसिटी, डेंसिटी और फ्लूइड डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, तो क्या है फ्लूइड डेंसिटी? सिंपल, रो बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फ्लूइड के लिए भी आएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी आएगा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू में ऐसा राउंड करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू नहीं रहेगा, स्मॉल डब्ल्यू रहेगा, स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट में सिंपल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वेट बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेट, यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू का, तो एम जी बाई वी, ये क्या बना, स्पेसिफिक वेट, यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जितना वेट है उसको हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। ये सारे फ्लूइड के लिए जरूरत पड़ने वाले हैं। तो ये टर्म को हम क्या कहते हैं, ये टर्म को हम क्या कहेंगे, तो रो कह सकते हैं इसको। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनली, डब्ल्यू इज इक्वल टू रो जी आएगा। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा बोलिए, केजी पर मीटर क्यू इनटू जी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो 1 मीटर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया, केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और स्पेसिफिक वेट है ना, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब कह सकते हैं। अब एक लास्ट इसका प्रॉपर्टी है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड में जनरली, इन जनरल हम किसको लेके चलते हैं, वाटर को। वाटर का डेंसिटी चेंज करेगा या फिक्स रहेगा, हाँ फिक्स रहेगा। जो भी कोई लिक्विड फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी फिक्स होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लूइड ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्या रहेगा, हमेशा उसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो एस बराबर क्या हो गया, रो उस फ्लूइड का, जिस फ्लूइड को हम ले रहे हैं, और डिवीजन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, या तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग इन जनरल किसको लेते हैं, वाटर को। और एक और फ्लूइड है जिसको हम लोग लेते हैं, क्या आप जानते हैं उस फ्लूइड के बारे में, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। एक तो वाटर हो गया, एक और क्या होगा, मरकरी लेते हैं। मरकरी को स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग मरकरी के रिस्पेक्ट में भी लेते हैं, लेकिन यदि नहीं कुछ कहा गया है, इस बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो आप वाटर को लेके चलेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर क्या रहेगा, मीटर क्यूब। ठीक है, वन जो कह रहे हो ठीक है वो। तो आप ऐसा समझिए, मान लीजिए सपोज करें 2 मिनट, यदि मान लीजिए केस फर्स्ट ए, इफ एस इज लेस देन 1, ध्यान से देखिए, यदि एस का वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू यदि 1 से कम है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज फ्लूइड इज लाइटर देन, क्या लिखेंगे, वाटर होगा। बी, इफ एस इज ग्रेटर देन 1, देन दैट इज फ्लूइड इज हैवियर देन वाटर। समझ पाए, और यदि इक्वल रहा तो वाटर के लिए ही हो गया। समझ गए, इसको राइट डाउन कीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। ये सारे प्रॉपर्टीज यूज होंगे आगे जाकर।